इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। Multiple opponent attack. मणिपुर में मेरा घर है और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए। अच्छा नहीं लगा, बहुत खराब लगा। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा। पिछले 3 महीने से हमारा मणिपुर अशांत है। मणिपुर के हमारे हजारों लोग अपने ही राज्य में, अपने ही देश में रिफ्यूजी बने हुए हैं। 3 महीने से हिंसा ने हमारे मणिपुर को अपनी चपेट में ले रखा है। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हिंसा अब धार्मिक हिंसा में बदल गई है। नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आज के वीडियो में बात करने वाला हूं मणिपुर की, जहां इंसानियत भी शर्मसार हो गई है। समुदायों की लड़ाई अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हैवानियत भी अपनी सीमाएं पार कर चुका है। पिछले महीने के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ अमानवीय काम किया गया है। 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अब जाकर पीएम मोदी का इस पर बयान आया है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। पर सवाल यह है कि आखिर पिछले 3 महीने से मणिपुर को जलने क्यों दिया जा रहा है। अब तक 145 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों में आसरा लिए हुए हैं। 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में हैं। हजारों मिजोरम और असम भाग चुके हैं। करीब 200 से ज्यादा चर्चों को तोड़ा गया है। करीब 100 से ज्यादा मंदिरों को भी तोड़ा गया है। पुलिस पर हमला कर 4,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए गए हैं। 5 लाख राउंड गोलियां छीन ली गई हैं। आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, यानी कुल मिलाकर मणिपुर जल रहा है। मुख्य रूप से यह विवाद है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच का। आज के इस वीडियो में मणिपुर में हुई हिंसा की असली वजहों को तलाशने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों जल रहा है मणिपुर। इस वक्त राज्य में शांति बहाली के लिए स्टेट पुलिस के अलावा सेना, आर्म पुलिस फोर्स, इंडियन रिजर्व बटालियन, मणिपुर राइफल्स और असम राइफल्स सब तैनात हैं। 3 महीने बाद हालात कुछ सुधरे जरूर हैं, लेकिन तनाव मणिपुर की आबो हवा में साफ महसूस किया जा सकता है। हिंसा के बाद बंद किए गए NH2 और NH37 को खोल दिया गया है। खेती करने वाले किसानों को सुरक्षा मुहैया करवाई जा रही है, पर लोग अभी भी डरे हुए हैं। Farmers should coordinate with the security forces, especially this special force which is for the protection of the farmers. The farmers also should make the best use of this by contacting. कई जगहों पर स्कूल भी खुल गए हैं, पर वहां बच्चों की संख्या बहुत कम है। सरकार की तरफ से हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है। आपकी जो तकलीफ थी, जो आपकी डिमांड, उन सारी डिमांड को लेकर मैंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उन तक मैंने पहुंचाया आपकी बात। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर जल उठा। ऐसा क्या हुआ कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी। 3 मई को पहाड़ी जिले चुरा चांदपुर के तोरबंग में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला था। यह मार्च राज्य के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के प्रस्ताव के खिलाफ था। इसी मार्च के दौरान आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच झड़प हो गई। शाम तक हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मदद मांगनी पड़ी।
देखिए, सवाल तो यह भी है कि इस तरह की मांग तो देश के दूसरे राज्यों में भी खूब होती है। पिछले कई दशकों से कई राज्यों के लोग ऐसी मांग करते रहते हैं, प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं, धरने भी दिए जाते हैं। लेकिन मणिपुर में ऐसा क्या हुआ कि हालात इतने ज्यादा विस्फोटक हो गए? आखिर मैतेई को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देना इतने बड़े हिंसक बवाल की वजह क्यों बन गया? इसे समझने के लिए हमें मणिपुर को समझना होगा। भारत जब आजाद हुआ तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं था। तब यह एक स्वतंत्र रियासत थी और वहां के राजा थे महाराज बुधचंद्र। 21 सितंबर 1949 ये वो तारीख थी जब महाराजा बुधचंद्र ने शिलोंग में भारत में मणिपुर के विलय के दस्तावेजों पर साइन किए। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। मणिपुर में पहले अलग अलग कबीलाई राजवंशों का शासन रहा। नेपराम बिहारी की किताब द रॉयल क्रॉनिकल्स ऑफ मणिपुर में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके मुताबिक अलग अलग कबीलों की लड़ाई में निंगथोंगजा कबीले की जीत हुई और कबीले के सरदार ने मणिपुर में अपने साम्राज्य की स्थापना की। ये राजा थे नोंगदा लरैन पखम्बा। सन 1709 में कांगलेईपाक के राजा बने मैतेई समुदाय के पामहेबिया। बताया जाता है कि बंगाल से पहुंचे भक्त परंपरा के संतों से प्रभावित होकर इन्होंने न केवल खुद हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था, बल्कि इसके बाद पूरे मैतेई समुदाय ने हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने ही कांगलीपाक का नाम मणिपुर रखा था। तभी से मणिपुर में मैतेई आबादी सबसे ज्यादा है। साल 2011 के सेंसस के मुताबिक राज्य की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 28,55,794, जिसमें मैतेई करीब 15 लाख यानी कुल जनसंख्या का 64% थे। भारत सरकार की वेबसाइट MyGov बताती है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से तब राज्य में ट्राइबल पॉपुलेशन 11,67,422 थी, जो कुल आबादी का करीब 35% थी। 92% मैतेई हिंदू हैं, जबकि 8% मैतेई मुस्लिम हैं। उसमें क्रिश्चियन और अन्य समुदाय भी शामिल हैं। इधर आदिवासियों में करीब 8 लाख कुकी हैं और 3 लाख नगा। 20,000 के आसपास जो या जोमी हैं, ये पूरी तरह ईसाई हैं। वहाँ कुकीज़ भी है, मेतीज़ भी है, सब ट्राइब्स भी है, नागाज भी है। द टेरेन इज़ डिफरेंट, यू हैव अ लॉट, जैसे ऑब्वियसली बॉर्डर तो म्यांमार से मिलता ही है, मगर यू हैव द चिन ट्राइब्स जो कुकीज़ भी अपने आप को उनका एक हिस्सा मानते हैं, सो वो ट्राइब्स कंटिन्यूस हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर इनटू मणिपुर। मणिपुर में सनामाइज्म भी है, which is their indigenous religion, so I would like to come up that Meitei is itself is a mixture of different religious group. Even though we have the code like Meitei, we have the Meitei Christians around like 1.5 lakhs approximately, as the census has not been done, but like we believe that this is the figure. We have even the Meitei Muslims also. We have the Meitei Hindus, and we have even the Meitei Sanamahism who follows the local deity. अब सवाल ये है कि आखिर मणिपुर के इन अलग अलग समुदायों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार क्यों उठा लिए? दरअसल ये लड़ाई आज की नहीं है, राजवंश के समय से ही हो रही है। मैतेई और कुकी नागाओं के बीच लड़ाइयां होती रही हैं। बताया जाता है कि मैतेई और नगा के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। इसी दौरान बर्मा की तरफ से भी मणिपुर पर हमला किया जाता रहा था। ऐसे में मैतेई राजा ने बर्मा के चिन प्रांत के लोगों को यहां बसाना शुरू कर दिया। ये लोग भी लड़ाके होते थे। इससे इलाके की डेमोग्राफी बदल गई। नगा और मैतेई के अलावा अब यहां कुकी भी बस चुके थे। 1950 के दशक में जब नगा आंदोलन शुरू हुआ तो मणिपुर में भी मैतेई और नगा आमने सामने आ गए। मैतेई को भी लगता था कि उनका भारत में विलय सही से नहीं हुआ। 1990 में कुकीलैंड की मांग को लेकर कुकी जोमी ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस समय भी मैतेई और कुकी जोमी आमने सामने थे। तो इन समुदायों के बीच विवाद काफी पुराना है, पर नया विवाद तब शुरू हुआ जब मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया। भारत में विलय से पहले मैतेई, कुकी, नगा ये सारे समुदाय ट्राइब्स ही थे, लेकिन जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ था तो मैतेई समुदाय को जनरल कैटेगरी में रखा गया था, जबकि कुकी, नगा और जोमी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। मैतेई समुदाय को यह बात तभी से खटकती रही है। ब्रिटिश की नज़र से भी पूरा का पूरा पॉपुलेशन जो मणिपुर दिस एरिया में रहता था वो सब ट्राइब था उनके लिए। अच्छा। हाँ, ब्रिटिश हैड रिकॉर्डेड इवन द मैतीज एज अ फॉरेस्ट ट्राइब। तो सबका स्टेक होल्डिंग इन लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वाज ऑल द सेम।
1956 में मैतेई समुदाय के छकपास और थोबल खुनोस को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया गया। पहली बार मैतेई को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल करने का मुद्दा जो है वो 1981 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रिशांग केशिंग ने विधानसभा में उठाया, लेकिन तब बात आगे नहीं बढ़ी। 1995 में मैतेई को ओबीसी में शामिल किया गया। साल 2012 में मैतेई को एसटी में शामिल करने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा। इसी साल STDCM यानी शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर वैली का गठन किया गया। नवंबर 2012 में STDCM ने राज्यपाल गुरबचन जगत को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें मैतेई को एसटी में शामिल करने की मांग की गई। संगठन के लोगों ने 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की थी। जब मांग तेज होने लगी तो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने राज्य सरकार से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और मैतेई को एसटी में शामिल करने से जुड़ी एथनोग्राफिक रिपोर्ट के साथ साथ फॉर्मल रिकमेंडेशन भेजने के लिए लेटर भेजा, लेकिन तब की राज्य सरकार ने केंद्र को कोई जवाब नहीं दिया। 2013 में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अप्रैल 2022 में मैतेई ट्राइबल यूनियन ने यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को एक बार फिर रिप्रेजेंटेशन भेजा। केंद्र ने इसे स्टेट को फॉरवर्ड कर दिया। इस बार भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इसी साल मैतेई समुदाय की तरफ से मणिपुर हाईकोर्ट कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई। 27 मार्च को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 4 हफ्ते में केंद्र को जवाब भेजे। What we have been demanding the government of Manipur is to take appropriate action to include Meitei into the ST list. In the appropriate action, the first and foremost requirement is that they must send a recommendation to the central government stating that the Meiteis are eligible and there's a requirement of including them in the ST list as per the records available in the government and the present situation they're living in and the marginalization they are facing. हाईकोर्ट से इस निर्देश के बाद राज्य में तनाव बढ़ गया। कुकी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए और फिर हिंसा शुरू हो गई। कुकी, नगा समेत राज्य के शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल सभी जनजातियां ये नहीं चाहती कि मैतेई को भी उनमें शामिल किया जाए। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में नगा संगठनों ने हिस्सा नहीं लिया। मेरे जो नागा दोस्त हैं उनको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि मणिपुर का हिल एरियाज का एक काफी मेजर पोर्शन जो है वो नागा डोमिनेटेड है। और इस पूरे लड़ाई में या जो भी सिचुएशन चल रही है इसमें नागों ने अपने आप को पेशेंस दिखाई है और इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए। ये आपको उनको श्रेय देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी इसमें उतर जाते तो जो आज दिख रहा है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता सिचुएशन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुकी और नगा क्यों नहीं चाहते कि मैतेई को शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल किया जाए, और क्यों यह विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने तर्क हैं। हम इन दोनों पक्षों की बातों को आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स में शामिल होने के लिए किसी समुदाय को किन चीजों की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं कि किसी समुदाय ने मांग की कि उन्हें एसटी का दर्जा दे दिया जाए और उन्हें यह मिल जाए। इसके लिए कुछ कैटेगरीज तय की गई हैं, कुछ पैमाने तय किए गए हैं। साल 1965 में केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स की डेफिनेशन तय करने के लिए लोकुर समिति का गठन किया था। इस कमेटी ने 5 पैरामीटर तय किए थे जिसके आधार पर किसी समुदाय को ट्राइब्स कहा जा सकता है। ये पैरामीटर हैं: समुदाय का आदिम लक्षण, अपनी खास या विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव और बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। सारा घमासान इसी पर मचा हुआ है कि मैतेई इन पैरामीटर के दायरे में आते हैं या नहीं आते हैं। राज्य की एसटी कम्युनिटी यानी मूल रूप से नगा, कुकी और जोमी मैतेई को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के विरोध में है। वो किसी भी कीमत पर एसटी कैटेगरी में बदलाव नहीं चाहते। उनका कहना है कि मैतेई अगर एसटी में शामिल हो जाएंगे तो उनके समुदाय पर संकट खड़ा हो जाएगा। That this demand is, creating insecurity to the hill people. Therefore, if this demand continues, this may not bring a kind of congenial situation in the state. That is what one reason that this should not be, granted. दूसरी तरफ मैतेई भी खुद को ट्राइब्स मानते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मणिपुर के भारत में विलय से पहले मैतेई भी नगा और कुकी की तरह आदिवासी समाज का हिस्सा थे, लेकिन अब वो अपने सर्वाइवल के संकट से जूझ रहे हैं।
उनका कहना है कि वो अपने पुरखों की जमीन से हटाए जा रहे हैं और इसके लिए उन्हें सरकारी संरक्षण की जरूरत है, जो केवल और केवल एसटी में शामिल करके ही दी जा सकती है। We consider as the survival issue of the Meiteis in the ancestral land of Manipur. And that is the crux of our demand. People equate it with quota. It is not, and we do not look at it from that angle. We are becoming a minority in our own ancestral land, and we like to survive in this for the future generations, also to survive in our own land. तो ऐसा क्या हो रहा है कि राज्य की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मैतेई खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है? जब देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है तो मैतेई पर विलुप्त होने का संकट क्यों बताया जा रहा है? मैतेई को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन से जुड़े लोगों का इस बारे में कई तर्क है। वो तो यहां तक कहते हैं कि मैतेई आबादी वाकई में तेजी से कम हो रही है। Population of Meiteis in 1951 census was 59% of that of the Manipur. As per the 2011 census, the 2011 census, it has reduced to 44%. Now in the current census that is coming up in 21-22, which is the figures will be shown to us now, I don't know how much it will reduce to. It may come to below 44. Without doubt, we're looking at the trend of the demographic change and the extinction of Manipur, which is going slowly but surely. आबादी कम होने के अलावा डेमोग्राफिक चेंज भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है, जिससे उनकी एथनिटी संकट में आ गई है। एक और बड़ा मुद्दा बसाहट का है। मैतेई घाटी में बसे हैं तो कुकी और नगा पहाड़ी इलाकों में। 2011 की जनगणना बताती है कि 59% लोग घाटी में रहते हैं, जबकि 41% पहाड़ों में। इसकी वजह से मैतेई के सामने जमीन का संकट भी है। राज्य की 90% जमीन पहाड़ी इलाके में है और ये कुकी, नगा और दूसरे आदिवासी समुदायों के पास है, जबकि सिर्फ 10% जमीन जो है वो घाटी में है, जो कि मैतेई समुदाय के पास है। मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 के सेक्शन 158 के तहत शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राज्य में जमीन से जुड़े कई स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए यह कानून बनाया गया था कि एक आदिवासी अपनी जमीन केवल दूसरे आदिवासी को ही बेच सकता है। यानी मैतेई आदिवासियों की जमीन नहीं खरीद सकते, पर आदिवासी मैतेई की जमीन खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर की सबसे बड़ी आबादी के साथ साथ आदिवासी आबादी भी घाटी की 10% जमीन में रह रही है, जबकि 90% जमीन पर करीब 35% पॉपुलेशन है। मैतेई समुदाय के मुताबिक यह नियम सही नहीं है। 60 MLR LR एक्ट जो इम्फाल में चलाया गया, उसमें मतलब इम्फाल और कुछ जगह चौराचांदपुर और कुछ जगह मोरे में, जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, बाकी तो फिर हम रह नहीं सकते उसमें। तो ऐसा कानून बन गया, बस जो ST हैं वही रह सकते हैं। तो आप ये मतलब जो वैली एरिया है 10% से कम है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं 9 पॉइंट समथिंग, चलो आप 10 भी पकड़ लो, 9 पॉइंट समथिंग भी पकड़ लो। आप उसमें से लोकताक लेक निकाल देंगे ना और केबल लॉकडाउन निकाल देंगे ना, फिर आपके पास शायद 6-7% ही बचेगा। उस 6-7% में मैतेई जो मेजॉरिटी हैं, उसके बाद अपने मैतेई मुसलमान हैं, नॉन मणिपुरी इंडियंस हैं, नेपाली हैं, फिर बाकी अपने ट्राइब्स हैं, सारे ट्राइब सब आके यहीं बसते हैं। मैतेई का कहना है कि वो पहाड़ी इलाकों में जाकर नहीं बस सकते, लेकिन आदिवासी और दूसरे बाहरी लोग घाटी में बस रहे हैं, जिससे उनकी सभ्यता और संस्कृति खत्म हो रही है। अगर मैतेई को ST कैटेगरी मिल जाती है तो उन्हें भी जमीन का अधिकार मिल जाएगा। वो भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे, जैसा कि कुकी, नगा और दूसरे समुदायों को अधिकार दिए गए। ऐसा नहीं कि अभी कैसा है कि Meiteis are maybe stakeholders in 10% of the land and the rest is with the tribes, इतना डिवाइड है? Of course इतना डिवाइड है। 10% लैंड है सिर्फ मैतीस के पास और 90% करेक्ट कुकीज के पास है। कुकीज, नागाज, ये सब ट्राइबल्स में आते हैं ना, तो इन सब के पास है। हाँ, नाउ दैट मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज आप देखो प्रेशर इन इम्फाल, लोकताक लेक एरिया भी है, वहाँ भी सेटलमेंट है। सो प्रेशर देखो इन जगहों में कितने लोग रह रहे होंगे। एंड क्योंकि ट्राइबल्स भी इन जगह इम्फाल आती हैं, तो इट्स नॉट एज ए खाली मैती पॉपुलेशन है।
वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी है, मगर Meiteis can't buy land anywhere else because it comes under, you know, tribal land. बट ट्राइबल्स बाय कर They सकते can हैं. buy. ये बात मैतेई को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का विरोध कर रहे नगा, कुकी और ज़ूमी भी अच्छी तरह से जानते हैं. Demand, in fact, it is not just an issue of quota or job reservation. The Meiteis have been already under the general category, and then they are under the scheduled caste category, and then they are also under OBC. Then now, what is the need of categorizing them to be the scheduled tribe? They have already enjoyed for more than 50 years all the quotas that the tribal people doesn't occupy even 20% of the job, present job, existing job. So, but one panelist in the ISTV discussion, one panelist openly declared that it is not about job reservation, it is about land, it is about forest and land. मैतेई को अभी ओबीसी रिजर्वेशन मिला हुआ है. मैतेई की कुछ सबकास्ट को एससी का भी दर्जा हासिल है. फिलहाल मणिपुर में सरकारी नौकरी में 31% एसटी रिजर्वेशन है. राज्य के मौजूदा आदिवासी समाज को यह डर है कि पढ़े लिखे मैतेई अगर एसटी में शामिल हो गए तो नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ जमीन पर उनका विरोध होगा, हक उनका छीन लिया जाएगा. और उनका डर एक हद तक सही भी है, लेकिन इसे बैलेंस करके समझने की भी जरूरत है. मणिपुर की घाटी का जो इलाका है, जहां स्टेट कैपिटल इम्फाल भी है, राज्य के सबसे विकसित इलाकों में शामिल है, जबकि पहाड़ी जिले अभी भी डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं. तो सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विवाद के पीछे मणिपुर में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट भी है. मणिपुर में 60 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र हैं. इनमें 40 विधानसभा क्षेत्र घाटी के क्षेत्र हैं, जबकि 20 पहाड़ी इलाके में हैं. ट्राइबल एरिया में विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़े हैं, जबकि घाटी में छोटे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो घाटी के इलाके पहाड़ी इलाकों से बहुत आगे हैं. ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, सिंचाई, बैंकिंग, संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य के 7 पैमाने पर जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2009 में मणिपुर की वैली के सभी जिले पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड जिले हैं. पूरे नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल वेस्ट नंबर 1 जिला है, इम्फाल ईस्ट छठा और थोबल 11वें नंबर पर है. इसी रैंकिंग में मणिपुर के पहाड़ी जिलों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है. उखरूल 68वें नंबर पर है, तामेंगलोंग 75वें नंबर पर है, चुराचंद्रपुर 76वें और चंदेल 78वें नंबर पर है. राज्य से गुजरने वाले 3 नेशनल हाईवे भी घाटी से ही गुजरते हैं. इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इम्फाल में है. घाटी को रेल नेटवर्क से भी जोड़ दिया गया है. मणिपुर में 8 यूनिवर्सिटीज हैं. सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, धनमंजूरी यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर, मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और संगाई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. ये सभी घाटी में हैं. सिर्फ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी हिल एरिया में है, और वो भी राजधानी इम्फाल से केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर. राज्य में 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. 2 मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. ये भी वैली में ही हैं. यही वजह है कि राज्य की ट्राइबल कम्युनिटी ये आरोप लगाती है कि वैली में रहने वाले मैतेई को राज्य के डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है. हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, इंस्टीट्यूट्स का फायदा कुकी, नगा या दूसरे जो समुदाय हैं वो नहीं उठा रहे हैं. वो लोग भी इसका फायदा उठा रहे हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, अपना करियर बना रहे हैं. पर सवाल ये भी है कि क्या डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ मैतेई को होने की बात कहना सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैतेई को लेकर एक तरफा बातें ही की जा रही हैं? मैं आपको इसका एक और पहलू दिखाता हूं, जिससे आपको मैतेई समुदाय का पक्ष भी पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक पक्ष का रुख सच को कहीं पीछे छोड़ देता है, सच को छुपा देता है. संजय बाम जोगेश्वर सिंह JCRE ग्लोबल कॉलेज बाबूपुरा इम्फाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. इम्फाल फ्री प्रेस में 10 जून 2023 को संजय बाम जोगेश्वर सिंह का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था. टाइटल था प्रोपेगेंडा अगेंस्ट मैतेई. इस आर्टिकल में घाटी में रहने वाले मैतेई की समस्याओं पर विस्तार से बताया गया है. आर्टिकल में लिखा गया है कि डेवलपमेंट
केवल घाटी वाले इलाके में सीमित रहने की वजह से यहां हर तरह से दबाव बढ़ गया है। बाहरी आबादी कामकाज के लिए घाटी में रहने आ रही है। सेना, पुलिस फोर्स, सरकारी मशीनरी सब कुछ घाटी में होने की वजह से अब ये कंजेस्टेड हो चुकी है, यानी कि बहुत भीड़ ज्यादा हो चुकी है। डेवलपमेंट के काम के लिए सरकार कभी भी मैतेई लोगों से उनकी जमीन अधिग्रहित कर लेती है। कुल मिलाकर बात यह हुई कि सिर्फ घाटी के इलाकों का विकास न सिर्फ पहाड़ों में रहने वाले आदिवासियों के लिए सही नहीं है, बल्कि घाटी के मैतेई समुदाय को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि अगर राज्य में विकास के काम हर इलाके तक पहुंचाए जाते तो इस हालात से कुछ हद तक बचा जा सकता था। अब एक और बड़ा मुद्दा है अवैध घुसपैठ का, यानी इलीगल माइग्रेंट्स का। मणिपुर के नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम और वेस्ट में असम है। ये तीनों इंडियन स्टेट हैं, लेकिन मणिपुर के ईस्ट में म्यांमार है। यहां से लगातार अवैध घुसपैठ हो रही है। इससे न सिर्फ मणिपुर की सिक्योरिटी पर खतरा है, बल्कि यहां के मूल निवासियों का जो हक है वो भी मारा जा रहा है। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, एथनिसिटी एक होने से राज्य के भीतर इन अवैध घुसपैठियों को शरण भी दी जा रही है। मणिपुर और म्यांमार का बॉर्डर 398 किलोमीटर लंबा है। इसमें करीब 110 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग लगा दी गई है, लेकिन बाकी हिस्सा खुला हुआ है। मणिपुर के आईजी पुलिस, इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ने 6 जून को एक रिपोर्ट होम कमिश्नर को सौंपी है। यह रिपोर्ट बताती है कि राज्य में 2480 अवैध घुसपैठियों की पहचान की गई है, जो म्यांमार से मणिपुर में घुसे हैं। ऐसा नहीं है कि म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ से मणिपुर में अवैध घुसपैठ कोई नई बात है, लेकिन 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट और सिविल वॉर शुरू होने के बाद से इसमें बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पिछले साल अगस्त में चुरा चांदपुर के रिजर्व फॉरेस्ट में रहने वाले कुकीना गांव को घुसपैठिया बताते हुए उन्हें निकालने का ऑर्डर दिए हैं। इससे लोगों में नाराजगी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को पहचान किए जा चुके अवैध घुसपैठियों का 30 सितंबर तक बायोमेट्रिक डेटा तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। I took a serious meeting for the implementation of identifying of the illegal immigrants who are residing inside, who infiltrated inside the state. We are going to identify it at the earliest. मणिपुर को करीब से जानने वाले बताते हैं कि अवैध घुसपैठियों की समस्या की वजह से राज्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों से ही हो रही है, जो चिन समुदाय के हैं। ये समुदाय भी कुकी समुदाय का ही एक हिस्सा है। तो जबरदस्त हो रहा है वहां से, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से एक ज़माने में मैतेई पॉपुलेशन होता था 64%, मैं रेशो वाइज बता रहा हूँ। अभी हमारा हो गया 50 करीब या 49 समथिंग। जो अपने बाकी जो कहते हैं नागा ट्राइब, यानी कि जो कबुई, तांगखुल, ये सबको मिला के इनका होता था संख्या 20%, अब आके वो गिर गए 15%। हमारे कुकी भाइयों का जो नागा ट्राइब में नहीं आते हैं, एक ज़माने में बहुत कम था। कोई कहता है इतना परसेंटेज था, उतना परसेंटेज था, अब जाके उनका हो गया है करीब ऑलमोस्ट 29%। ये आया कहाँ से भाई? लीगल इन्फिल्ट्रेशन कहाँ से हो रहा है? म्यांमार से। किन का हो रहा है? अगेन द चिन ट्राइब्स। सो जब से डिस्पेंसेशन वहाँ बदली है। हाँ, और ये क्या है चिन ट्राइब्स? चिन ट्राइब्स इज अ ट्राइब अंडर विच बड़े सारे सब ट्राइब्स होते हैं। अच्छा। यू नो, जिसमें जैसे कजन्स होते हैं ना, तो cookies also consider themselves cousins, you know. Okay. Mizos also consider themselves cousins. So, you know, there is some sort of familiarity between them. अवैध घुसपैठ के पीछे एक बड़ा कारण राज्य के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में होने वाली अफीम की अवैध खेती भी है। म्यांमार से लगने वाले एक बड़े हिस्से में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। गरीब आदिवासियों के लिए यह न सिर्फ पैसा कमाने का अच्छा धंधा है, बल्कि इससे माफिया और विद्रोहियों की भी फंडिंग होती है। राज्य सरकार के मुताबिक पिछले 5 साल में अफीम की खेती 1853 एकड़ से बढ़कर 6743 एकड़ हो गई। 32,000 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया गया, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि जमीन के मालिकाना हक की जानकारी प्रशासन के पास नहीं थी। इस धंधे में म्यांमार के माफिया और विद्रोही संगठनों के लोगों का भी हाथ रहता है। वही यहां होने वाली अफीम को म्यांमार फिर लाओस ले जाते हैं। इतना ही नहीं, विद्रोही संगठन खेती करने वालों को सुरक्षा भी मुहैया कराते हैं। जहां टेररिज्म होगी वहां नैर्को तो होगा ही। दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड नैर्को टेररिज्म। ऐसा है, चाइना फ्री में तो देगा नहीं, मुझे पैसा लेता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने आप को सस्टेन करना है। पहले वहां पे कॉन्सेप्ट है टैक्स का, उसको अब रंगदारी कह लो हमारी भाषा में, लेकिन वो एक टैक्स का कंसेप्ट है।
हर मारवाड़ी बिजनेसमैन, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हर आदमी से जिस एरिया में जिस टेररिस्ट ग्रुप का इन्फ्लुएंस है वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है, क्योंकि इनको भी इतने कार्डर्स हैं यार। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 1000, 1200, 2000, 3000 कार्डर है, उनको कैंपों में खाना भी तो खिलाना है। कहाँ से आएगा? इजी मनी कम्स फ्रॉम नैर्को। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं। 2017 से 2020 के बीच 1501 लोग ड्रग तस्करी में पकड़े गए। अफीम की खेती के लिए भी बड़े पैमाने पर म्यांमार से घुसपैठ कराई जाती है। घुसपैठियों के रूप में उन्हें सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। यानी मणिपुर में जो अनरेस्ट है उसके पीछे सिर्फ मैतेई को एसटी स्टेटस देने भर का मसला नहीं है, बल्कि जमीन की लड़ाई, अवैध घुसपैठ और नशे के सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार भी है। और हैरानी की बात तो इसमें यह भी है कि एक फैक्टर इसमें चीन भी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में पुलिस से लूटे गए हथियारों के अलावा म्यांमार से हथियारबंद दस्तों की घुसपैठ की बात भी सामने आ रही है। और यह हथियार उन्हें चीन से मिल रहे हैं, चीन उन्हें हथियार बंद कर रहा है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मणिपुर में हालात ऐसे क्यों हुए हैं, कौन सही है कौन गलत है। हमने इसकी बात नहीं की है, हमने हक की बात की है, हमने दोनों पक्षों की बात की है, क्योंकि कुकी भी भारतीय हैं और मैतेई भी भारतीय हैं। दोनों कम्युनिटी ने अपने अपने उनके अपने इशू हैं। उम्मीद है केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ दोनों कम्युनिटी के नेता आगे बढ़ेंगे, हाथ मिलाएंगे, सिचुएशन को संभालेंगे, बातचीत करेंगे और मणिपुर में फिर से शांति लौटेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर नए वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।